आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर हमारा 4th है, पार्ट इसका 2nd है, नेपाल और बांग्लादेश। ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व चैप्टर का टाइटल है और ये आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 5 आपको मिलेगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे चैप्टर 4 क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हैं, आपको बता देता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा देख लो आप एक बार। ये आपका सिलेबस है, नए सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 हो चुका है। और आपको याद हो, अगर पार्ट 1 आपने देखा है तो वहाँ पे हमने जो पाकिस्तान टॉपिक था ये हमने पार्ट 1 में कर दिया था, ठीक है। तो इसको हम कट कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम नेपाल और बांग्लादेश ये दो टॉपिक देख लेंगे तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएंगे। फिर दो टॉपिक बचेंगे, श्रीलंका और मालदीव, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आपको करा दिया जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, न्यू सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले नेपाल टॉपिक की। तो नेपाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेपाल है वो मानचित्र में किस जगह पे आता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है नेपाल कहाँ पे है। नेपाल अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो आता है वो नेपाल आता है, ठीक है। आपको यहाँ पे नेपाल दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि नेपाल जो है, नेपाल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है, स्थल से घिरा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आप इधर देखोगे तो आपको यूपी और बिहार दिखेगा, ठीक है। नीचे की तरफ देखोगे इधर आपको उत्तराखंड दिखेगा, और अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको तिब्बत और चाइना वगैरह ये दिखेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो स्थान है ये भूमि से घिरा हुआ है। तो नेपाल एक छोटा सा देश है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और शुरू करते हैं टॉपिक को। तो नेपाल के बारे में पहले 2-4 पॉइंट ऐसे सिंपल से जान लेते हैं, फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेपाल जो है वो भारत का पड़ोसी देश है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, एक पॉइंट ही हो जाएगा। नेपाल जो है चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, ये मैंने अभी आपको मैप में बताया है। नेपाल की जनसंख्या जो है वो 75% यानी 75% जो से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाली जनसंख्या है, ठीक है। इसके बाद है भगवान जो बुद्ध हैं उनका जो जन्म हुआ था वो नेपाल में हुआ था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेपाल जो है एक तरह से देखा जाए गरीब देश हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही मतलब अच्छी स्थिति में नहीं है। और नेपाल जो था प्रारंभ में ये एक संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र से लोकतंत्र तक ये कैसे आया, इस पूरी कहानी को हम आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना, यानी कि इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे राजतंत्र से नेपाल में लोकतंत्र सफलतापूर्वक कायम हुआ। पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको। तो ये 4-5 बेसिक पॉइंट है, आपको ध्यान रखने हैं तो आप रख सकते हो, हालांकि क्वेश्चन यहाँ से आपका कोई भी नहीं बनेगा। अब शुरू होगा आपका मेन टॉपिक, यहाँ से बिल्कुल फोकस करें और समझते हुए चलें इस चीज पे। तो देखिए हेडिंग है हमारी कि नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे आया। तो इसके पीछे एक कहानी है, उसको समझते हैं। नेपाल एक हिंदू राज्य था, यहाँ कई वर्षों तक राजतंत्र रहा है, यानी कि राजा का शासन रहा है, ठीक है। यहाँ की जो जनता है तथा यहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है वो एक उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे, यानी कि एक ऐसी सरकार चाहते थे जो लोकतांत्रिक सरकार हो, यानी राजा और राजा के जो शासन से ये लोग खुश नहीं थे, इसीलिए ये एक उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ की जनता भी मांग कर रही थी और यहाँ की कुछ राजनीतिक पार्टियां भी कर रही थी। राजा जो थे, राजा ने सेना की सहायता से शासन पर नियंत्रण अपना पूरी तरीके से बना के रखा था। राजा बिल्कुल मतलब मौज में थे, लेकिन जनता को कई तरह की समस्याएं उठानी पड़ रही थी। तो ऐसे में जनता जो थी वो चाहती थी कि राजा का शासन हटे और यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बने। तो ये वाला मुद्दा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो राजा जो है सेना की सहायता से शासन पे पूरा काबू पा रखा था, नियंत्रण था, जिससे यहाँ लोकतंत्र की राह जो थी वो रुकी हुई थी। यानी कि जब राजा चाहता ही नहीं था कि यहाँ पे लोकतंत्र आए, और सेना को अपने साथ में लेकर जनता पे पूरा दबाव बना के रखता था राजा। जनता जो है वो चाहती थी कि भाई यहाँ पे लोकतंत्र हो, लोकतांत्रिक सरकार बने, इसलिए जनता ने लोकतांत्रिक सरकार की मांग शुरू कर दी। और जब ये मांग धीरे धीरे बड़े लेवल पे नेपाल में उठने लगी तो उन्होंने क्या करा, आंदोलन का रास्ता अपना लिया, यानी इन्होंने लोकतांत्रिक सरकार की मांग के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया। राजा जो थे वो मजबूर होकर, बाध्य का मतलब है मजबूर होकर, 1990 में उन्होंने लोकतांत्रिक संविधान की मांग की। राजा से यहाँ पे आएगा, राजा ने बाध्य होकर 1990 में जो ये इसकी मांग थी उसको मान लिया, ठीक है। यानी कि राजा ने बाध्य होकर 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लिया। 1990 के दशक में
नेपाल में माओवादी जो थे वो अपना प्रभाव जमा चुके थे। अब ये माओवादी क्या होता है आपको ये समझना है। देखो, आपने चाइना में माओ के बारे में तो पढ़ा था, ये जो मैंने बताया था कि चाइना में 1949 में क्रांति हुई थी जो कि माओ के नेतृत्व में हुई थी। तो इनकी ही विचारधारा को मानने वाले लोग माओवादी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं ये लोग? ये लोग माओवादी कहलाते हैं। जो माओवादी हैं वो थोड़ा सा मतलब इनका जो नज़रिया है वो बहुत अलग है। ये क्या करते हैं, ये अस्त्र शस्त्र लड़ाई झगड़े वाले तरीके को अपनाते हैं, हिंसक तरीके को अपनाते हैं और गरीबों को और मजदूरों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, लेकिन ये हिंसक रास्ता अपनाते हैं। ठीक है, आंदोलन वगैरह। और दूसरा क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे आपका ये बन जाएगा कि जैसे ये माओवादी जो विचारधारा को मानते हैं, ये केवल चीन में नहीं और केवल नेपाल में नहीं, ये भारत में भी है और दुनिया के बहुत सारे देश में। ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म आ जाए, यानी कि जिस देश में भी ये है, जहाँ पे भी है, वहाँ पे कम्युनिज्म को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो भारत में भी ये हैं। आप ये ना सोचें कि ये केवल नेपाल और चाइना में ही है, भारत में भी है। पर भारत में इनको एक अलग नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं नक्सल। आपने नक्सलवादी जरूर सुना होगा। नक्सलवादी जो लोग हैं वो इसी विचारधारा से प्रभावित हैं भारत में। और नक्सलवाद के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप नक्सलवाद जानना चाहें डिटेल में तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या समझ में आया है हमें। हमने ये समझा कि नेपाल जो है, यहाँ की जनता जो थी वो मांग कर रही थी कि एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए और मजबूर होकर राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग जो थी उसको मान लिया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक था, आप इसे समझ लें, उन्होंने इसको मान लिया। ठीक है, 1990 के दशक तक नेपाल में माओवादी लोग भी अपना प्रभाव जमा चुके थे। ऐसे में राजा की जो सेना थी और माओवादी थे, इन दोनों के बीच में भयंकर हिंसक झड़प शुरू हो गई। ठीक है, और ये केवल माओवादी और सेना के बीच में नहीं बल्कि इसमें एक तीसरा गुट भी आ गया। अब तीसरा गुट कौन सा है? देखो, एक तरफ तो है राजा की सेना, दूसरी तरफ लड़ रहे हैं उनसे माओवादी, और तीसरी तरफ लोकतंत्र समर्थक भी हैं जो राजा और माओवादी इन सबसे अलग हैं थोड़े, और ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। और इस तरीके से त्रिकोणीय संघर्ष जो था नेपाल में चलने लगा। ठीक है, एक तरफ राजा, दूसरी तरफ माओवादी, तीसरी तरफ लोकतंत्र समर्थक, और ये चलता रहा। आगे समझिए ध्यान से इसको। 2002 में, सन 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और जो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो लोकतंत्र बचा भी था पहले कभी, वो भी खत्म कर दिया। 2006 में जब लोगों को वहाँ पे लगा ना कि भाई ये राजा ऐसे नहीं मानने वाला, लोगों को लगा कि एक आंदोलन होना चाहिए, और वो आंदोलन जो होना चाहिए वो बड़े स्तर का होना चाहिए, पूरे नेपाल को, पूरे देश को उसमें आना चाहिए, हर एक इंसान अगर जुड़ेगा तब जाके वहाँ पे मतलब फ़ायदा इनको मिलेगा। तो 2006 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद राजा ने उनकी बात जो थी मान ली और संसद जो उन्होंने भंग करी थी 2002 में, उस संसद को इन्होंने क्या किया, बहाल कर दिया। ठीक है, ये जो देशव्यापी आंदोलन हुआ था पूरे मतलब बड़े लेवल पे, पूरे नेपाल के लेवल में, इसमें 7 दलों का गठबंधन शामिल हुआ था, यानी कि जिसको हम 7 पार्टी अलायंस भी कहते हैं, यानी 7 जो पार्टियां थी नेपाल की, उन सब ने मिलकर एक गठबंधन बना लिया था। सारे मतलब एक साथ आ गए थे इस वाले मुद्दे पे। ठीक है, तो ये 7 पार्टी अलायंस भी कहा जाता है। माओवादी लोग जो थे वो तो पहले से ही कर रहे थे विरोध, आपने पिछली स्लाइड में देखा है। सामाजिक कार्यकर्ता, नेपाल की जो आम जनता थी, सभी शामिल हो गए, यानी सबने मिलकर राजा का विरोध करा। तब जाके राजा को ऐसा महसूस हुआ कि भाई अब इनकी बात तो हमें माननी ही पड़ेगी, और उन्होंने मान भी ली उनकी बात और संसद को बहाल भी कर दिया। तो इस तरीके से नेपाल जो था राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ बढ़ा। अब यहाँ पे आपने देखा कि पहले नेपाल में राजा का शासन था, बाद में यहाँ पे लोकतंत्र हुआ। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको और याद रखना है, अब यहाँ पे क्या राजा का पद जो है वो बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो वहाँ की जनता जो थी वो इस चीज को नहीं मानती थी, वो कहती थी नहीं, राजा का पद रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन राजा के पास असीमित जो शक्तियां होती है वो नहीं होनी चाहिए, यानी सरकार जो चलेगी वो संविधान के अनुसार चलेगी। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार चलेगी, लेकिन राजा का पद होना चाहिए, क्योंकि अतीत से ही हम राजा को मानते आए हैं, तो राजा का पद आगे भी होना चाहिए, लेकिन राजा के पास ऐसी शक्तियां नहीं होनी चाहिए कि वो सरकार को या फिर जनता को प्रभावित करे, उनको परेशान कर सके, जैसा कि पहले राजा करता था, या उनके आंदोलन को कुचल सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहीं पर देखिए एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत तथा नेपाल के संबंध जो है वो कैसे हैं। तो भारत और नेपाल के संबंध देखिए
कुछ बात ऐसी हैं जिसमें सहमति है भारत और नेपाल के बीच में, कुछ बात ऐसी है जिसमें विभेद भी है, मतभेद भी है। तो हम दोनों को पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सहमति, फिर पढ़ेंगे मतभेद। तो देखिए, भारत और नेपाल के संबंध जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध मधुर संबंध है, अच्छे हैं, दोस्त हैं। बिना वीजा पासपोर्ट के आने जाने की संधि है, यानी भारत के लोग नेपाल में बिना वीजा पासपोर्ट के जा सकते हैं, नेपाल के लोग भारत में बिना वीजा पासपोर्ट के आ सकते हैं। ऐसी इतनी बड़ी संधि है, तो इसका मतलब समझ जाओ, इसका मतलब यह है कि रिलेशन जो होंगे दोनों देशों के बीच में अच्छे ही होंगे। ठीक है, वहाँ के लोग यहाँ पे आके कार्य कर सकते हैं, यहाँ के लोग वहाँ पे जा सकते हैं। और व्यापार और वैज्ञानिक सहयोग की बात करें तो भारत जो है नेपाल की कई योजनाओं में सहायता कर रहा है, चाहे वो धन को लेकर हो या टेक्नोलॉजी वगैरह देकर हो, चाहे कैसे भी हो, भारत ने सहायता करी है। ये तो अच्छे पॉइंट हो गए जो भारत और नेपाल की दोस्ती या सहमति को दर्शाते हैं। अब यहीं पे चलें, थोड़ा सा मतभेद समझते हैं, क्योंकि केवल अच्छे संबंध नहीं है, कुछ जगह पे मनमुटाव भी है, कुछ जगह पे विभेद भी है, मतभेद भी है, उसको समझते हैं। तो अतीत में भारत और नेपाल के बीच में व्यापार को लेकर मनमुटाव हुआ था। एक पॉइंट ये याद रखोगे। चीन, ये याद रखें, चीन जो है नेपाल से दोस्ती कर रहा है। और आपको पता है चीन की नीति कैसी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान की हमेशा तनातनी रहती है, आपने पढ़ा था कल की वीडियो में। और चीन जो है वो पाकिस्तान को दोस्त बना के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में भारत विरोधी गतिविधि के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। सेम ऐसा ही चीन जो है वो नेपाल के साथ करता है। और चीन का दोगला जो व्यवहार है ये आप अच्छे से समझते हैं। और आप अभी विश्व की राजनीति को देख भी रहे होंगे कि चीन ने क्या क्या कर रखा है। तो चीन जो है उसने नेपाल से दोस्ती की और भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिलता है इससे। और ये एक मतलब ये कहीं ना कहीं दोनों के रिलेशन में मतभेद का एक मुद्दा बन जाता है कि चीन ज़्यादा उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ नेपाल की जो सरकार है वो कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए भारत की सरकार बहुत नाराज रहती है कि भाई जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती हैं, क्राइम वगैरह जो होती हैं, नकली नोट वगैरह आना, क्रिमिनल आना, नेपाल से आसानी से भारत की ओर हो जाता है ये सब कुछ। तो इसलिए जो है नेपाल की जो सरकार है वो कोई खास कार्रवाई नहीं करती है। तो हमारी जो भारत की सरकार है वो नाराज है। नेपाल का आरोप है, नेपाल भी आरोप लगाता है, देखो नेपाल का आरोप है कि भारत जो है उनके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करता है, यानी हम उनके अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं। और यहीं पे नदी जल पनबिजली परियोजना, इन चीज़ों में भी नेपाल आरोप लगाता है। नेपाल कहता है कि भारत उसके नदी जल को लेकर और उसकी पनबिजली जो परियोजना है उसको लेकर उस पर आंख गड़ाए हुए, आंख गड़ाए का मतलब है कि मतलब कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, या फिर जो भी आप समझ लीजिए इससे। तो यहाँ पे सहमति हो गया और मतभेद हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पॉइंट आपको एक ही में बता दिया, एक ही जगह सहमति बता दी, एक ही जगह मतभेद बता दिए। तो आपको भारत और नेपाल पता लग गया, नेपाल से भारत के रिलेशन पता लग गए। तो एक टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे समाप्त हो चुका है। दूसरा अगला टॉपिक जो है वो है हमारा बांग्लादेश को लेकर। तो बांग्लादेश को लेकर आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि बांग्लादेश की क्या कहानी है। बांग्लादेश जो था पहले, जब भारत 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसी टाइम पे भारत का बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान बनाया गया था। आपने पढ़ा है, पाकिस्तान थे जो दो बनाए गए थे। एक पाकिस्तान ये वाला जिसको हम पश्चिमी पाकिस्तान कह सकते हैं, एक पाकिस्तान ये वाला जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पूर्वी पाकिस्तान कह सकते हैं। ठीक है, तो दो पाकिस्तान बने थे। तो ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान बाद में जाके 1971 में जाके एक स्वतंत्र देश बन गया जिसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रहेगा। मैप में आप देख चुके हो कि किस जगह पाकिस्तान है और किस जगह पे बांग्लादेश है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान दो बनाए गए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान 1971 में स्वतंत्र देश बन गया और ये किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो पूरी की पूरी कहानी मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ, ध्यान से अब वीडियो को देखना है। बांग्लादेश जो है यहाँ पे कैसे लोकतंत्र आया या कैसा शासन रहा, कैसे कैसे क्या कहानी थी, इसको समझिए। जिसे आज स्वतंत्र देश बांग्लादेश कहा जाता है, एक समय में वह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। ठीक है, आप मैप में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा।
बांग्लादेश और असम के हिस्सों को, बंगाल और असम के हिस्सों को, आप देखोगे यहाँ पे बंगाल दिखेगा आपको, बंगाल और ऊपर की तरफ आपको असम दिखेगा, यानी बंगाल और असम के हिस्सों को काट कर विभाजित करके पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। दो पाकिस्तान क्यों बनाए गए थे? क्योंकि जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। तो मुस्लिम जो थे वो दो हिस्सों में ज़्यादा थे, एक पूर्व में एक पश्चिम में, तो इसीलिए पाकिस्तान दो बना दिए गए थे। तो ये इस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान बना था। पश्चिमी पाकिस्तान यहाँ दबदबा दिखाता था, अपनी मतलब दादागिरी दिखाता था, ये वाला पाकिस्तान इस वाले पाकिस्तान पे, तथा जबरन यहाँ पे उर्दू भाषा थोप रहा था, क्योंकि ये बंगाल और इसके टच में थे, तो बंगाली इनकी संस्कृति थी, बंगाली इनकी लैंग्वेज थी, ठीक है। तो अलग अलग थोड़ा सा मतलब डिफरेंस था इनके बीच में, तो ये जबरन उन पे उर्दू वगैरह थोप रहे थे। यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान के खिलाफ जन संघर्ष शुरू हो गया। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है, यहाँ पे एक नेता थे जो हीरो बन के उभरे। हीरो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने नेतृत्व किया उस जन संघर्ष का और ये बहुत महत्वपूर्ण नेता बन गए। शेख मुजीबुर रहमान इनका नाम था। पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्ता की इन्होंने मांग कर दी कि भाई हमें विशेष अधिकार चाहिए, हमें पाकिस्तान के दबाव में नहीं रहना है। 1970 के चुनाव में आवामी लीग जो थी, इनकी शेख मुजीब की पार्टी का नाम है आवामी लीग, याद रखें। इनकी जो पार्टी थी आवामी लीग, इनको इतना जन समर्थन एक तरह से प्राप्त था, इतना जन समर्थन प्राप्त था कि आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जितनी भी सीटें थी सारी सीटें जीत ली। तो आप समझ सकते हो कि जनता कितना पसंद कर रही है इनको और इनकी पार्टी को। लेकिन उधर वाला जो पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान को ये चीजें पसंद नहीं आई। उन्होंने शेख मुजीब को गिरफ्तार करवा लिया। अब यहाँ पे ये गिरफ्तार हो गए हैं, तो वहाँ के जो जनरल सैनिक शासन वाले जनरल थे याहिया खान, उन्होंने क्या करा, इनको गिरफ्तार करवाया और वो अपनी सेना भेज दी और यहाँ की जो बंगाली जनता थी उसको, आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों से मारे गए। जब हजारों लोगों की हत्या कर दी गई पाकिस्तान की सेना के द्वारा, ऐसे में लोग जान बचाकर भागने लगे भारत की ओर। ऐसे भारत के सामने समस्या आ गई शरणार्थियों की कि आखिर इनको हम रखें तो कहाँ रखें, कैसे रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शायद 80 लाख या उससे भी ज़्यादा शरणार्थी उस समय में भारत की तरफ आ रहे थे। ऐसी बातें कही जाती है, ठीक है। तो भारत के सामने समस्या आ गई, तो बड़ी संख्या में जब भारत में पलायन हुआ तो भारत इस चीज़ को लेकर चिंतित हुआ। तो ऐसे में भारत की सरकार जो थी उस समय में पीएम जो थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। आपको नाम याद रखना है, इंदिरा गांधी जो थी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की मांग कर दी, समर्थन कर दिया उसको, और उसको वित्तीय और सैनिक सहायता भी प्राप्त कर दी, यानी प्रदान कर दी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया। उस समय आपको पता है कि पाकिस्तान जो था वो ज़्यादा करीब था अमेरिका के, और शीत युद्ध का दौर चल रहा था ये वाला। तो ऐसे में जो इंडिया जो है, भारत जो है, उसने मदद किससे मांगी? यूएसएसआर से। और यहीं पे 20 वर्ष की एक संधि कर ली भारत ने, किसके साथ? यूएसएसआर के साथ। और इसी संधि को लेकर विरोध होता है भारत का। आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था मैंने, सारे टॉपिक आप लिंक करके चल दिए। जैसे ये 20 वर्षीय संधि आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बताई है तो आप समझो, लिंक करके चलो इन सब चीजों को। तो 1971 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया। इस युद्ध में भारत जो था वो जीत गया, पाकिस्तान की सेना बुरी तरीके से परास्त हो गई। ऐसे में जो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया, किसको? पूर्वी पाकिस्तान को। अब ये पूर्वी पाकिस्तान क्या कहलाने लगा? बांग्लादेश कहलाने लगा। तो ये पूरा का पूरा, पूरी की पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है, किस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। बांग्लादेश जब बना तो उसने अपना संविधान बनाया, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी देश घोषित कर दिया। ये उस समय की बात है, 1971 के बाद की। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो यहाँ के हीरो बन चुके थे आंदोलन के, लेकिन इन्होंने अब शुरू कर दी अपनी गलतियां। तो 1975 में शेख मुजीब ने संविधान में संशोधन कराया, और संशोधन कैसा था? देखिए, संसदीय प्रणाली थी यहाँ पे, उसको खत्म करके अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपना दी। यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली एक इस प्रकार की प्रणाली है, मैंने आपको क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट वगैरह जो होते हैं उसके पास पावर ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए इन्होंने ये वाला सिस्टम कराया। और आप अपनी पार्टी जो थी आवामी लीग, उसको कोई नुकसान नहीं होने दिया। अपनी पार्टी को छोड़कर देश में जितनी भी पार्टी थी सबको खत्म कर दिया। तो जनता जो थी, जो इनको बहुत अच्छा मान रही थी 1971 से पहले, और पूरी की पूरी सीट इनकी पार्टी की आ रही थी, अब जनता समझ चुकी थी कि ये जो है शेख मुजीब, ये कहीं ना कहीं तानाशाह हो रहा है।
ठीक है, वो ये समझ चुकी थी कि इसने सारी पार्टियों को हटा दिया है वहां से, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं शासन जो है तानाशाह की ओर जा रहा है, इसलिए जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो इससे तनाव और संघर्ष का माहौल बन गया। ये बात है 1975 के आसपास की। ठीक है, सेना ने क्या करा, इनके खिलाफ बगावत कर दी और शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। तो यहां से शुरू होता है हत्याओं का दौर। शेख मुजीब की हत्या कर दी गई, मार दिया गया। नए सैनिक शासन आए, जियाउर रहमान, इन्होंने बांग्लादेश नेशनल नाम की पार्टी बना ली। अब ये शासन करने लगे। लेकिन जो जियाउर रहमान जो थे, इनकी पार्टी 1979 में जीती थी, लेकिन इनकी भी हत्या हो गई, इनका भी विरोध हो गया, इनकी भी हत्या हो गई। तो आपको ये पॉइंट जो है बिल्कुल याद करते हुए चलना है कि इनकी भी हत्या हो गई। अब जब इनकी हत्या हो गई तो फिर नए शासक आए, जनरल एच.एम. इरशाद, यानी सैनिक शासन ही एक तरह से आता जा रहा है। एच.एम. इरशाद सत्ता में आए तो इन्होंने शासन करा, लेकिन जनता और छात्र जो थे वो भी इनके खिलाफ आ गए। जनता ने दोबारा से आंदोलन कर दिया, स्टूडेंट आ गए। फिर ऐसे में मजबूर हो गया 1990 में इनको अपना पद जो था छोड़ना पड़ा, इस्तीफा वगैरह दे दिया। 1991 के चुनाव के बाद यहाँ पे लोकतंत्र कायम हो गया है और यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो शेख मुजीब रहमान थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी पार्टी जो आवामी लीग थी उस पार्टी को तो रहने दिया, बाकी सारी पार्टी वहां से समाप्त कर दी। लेकिन 1991 के बाद यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि कई सारी पार्टियां दोबारा से अस्तित्व में आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे शासन चल रहा है। तो ये पॉइंट जो है आपको यहाँ पे याद रखने थे। देखो ध्यान से, सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं A to Z, किस तरीके से मतलब पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना, फिर बांग्लादेश में क्या क्या लड़ाई हुई, कैसे कैसे हत्याएं चलती रही, पूरी स्टोरी आपको बता दी है। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशन है उसमें कुछ सहमति के मुद्दे बता दो, कुछ विवाद के मुद्दे बता दो। और मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन कम से कम भी आप अगर पिछले 12 साल के पेपर उठा के देखोगे तो मैं कम से कम कह रहा हूं आपको 12 साल में कम से कम 6 से 7 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच में सहमति और विवाद के मुद्दे बताइए। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिए। तो सबसे पहले मैं सहमति की बात करता हूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किन बातों पर सहमति है। तो आर्थिक संबंध दोनों के बीच में मजबूत हुए हैं क्योंकि दोनों के बीच में व्यापार बढ़ा है, याद रखेंगे इसे। इसके बाद बांग्लादेश जो है भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है। अब ये पूर्व चलो की नीति क्या है, अब आपको ये भी समझना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पूर्व चलो की नीति का मतलब है ये एक नीति थी, भारत की एक पॉलिसी थी जिसको 1991 में अपनाया गया था। आपको ये याद रखना है कब अपनाया गया था, 1991 में। ठीक है, इसके तहत क्या कहा गया था कि जो पूर्व की तरफ है, जैसे मान लो ये भारत का मैप बना देता हूँ मैं, इसके जो पूर्व की तरफ के देश हैं, जैसे मान लो चीन हो जाएगा, जापान हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा, आसियान हो जाएगा, ये इन सभी के साथ अपने आर्थिक संबंधों को सुधारने, व्यापार में बढ़ोतरी करने की बातें की गई थी। इसी को पूर्व चलो की नीति कहा जाता है। तो भारत की जो पूर्व चलो की नीति है उसमें हमने बांग्लादेश को भी अपने साथ रखा है। ठीक है, और आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देश सहयोग करते हैं एक दूसरे का, व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही पॉइंट बता चुका था। तो ये तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सहमति की बात है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि बिल्कुल सहमति है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में जिसमें आपस में विवाद है। फॉर एग्जाम्पल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो सॉरी यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये जल आएगा। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल हिस्सेदारी में विवाद है, इसको लेकर विवाद है। भारत में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। बांग्लादेश के बहुत सारे नागरिक हैं जो आ गए थे 1971 में और जो कि तब से बस गए हैं और भारत में अवैध रूप से रहते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है और जिसका जो बांग्लादेश है वो इस चीज का खंडन करता है, इस चीज को मानता ही नहीं है। भारत विरोधी कट्टर इस्लामी जमातों को समर्थन, यानी जो कट्टर इस्लामी जमात हैं या जो आतंकवादी गतिविधियों में जो जुटे हुए हैं, जो भारत का विरोध करते हैं, उनको समर्थन मिलता है बांग्लादेश की तरफ से। ये एक बेकार मुद्दा है दोनों के बीच में। म्यांमार आप देखोगे तो म्यांमार को बांग्लादेश के रास्ते से प्राकृतिक गैस निर्यात ना होने देना। ठीक है, म्यांमार आप देखोगे इधर है, बांग्लादेश इधर है, भारत इधर है। अगर इस तरीके से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये प्राकृतिक गैस का निर्यात नहीं होने देते हैं। और अगर भारतीय सेना चाहे कि वो पूर्वोत्तर की तरफ जाए,
भारतीय सेना अगर पूर्वोत्तर की तरफ जाना चाहे तो ये अपने इलाके से रास्ता नहीं देते उनको जाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे विभेद है या जिस पे विवाद है, तो आप इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट करके बिल्कुल याद करके चलें। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आज का पूरा टॉपिक, और यहाँ से हमारा वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप सर्च करो आप टेलीग्राम पे जाकर। टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे हमारा ग्रुप मिल जाएगा। आज की डेट में 2738 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे ग्रुप के अंदर शामिल हो चुके हैं, और आपको नोट्स वगैरह जो है आने वाले समय में हमारे ग्रुप के अंदर ही मिला करेंगे। तो खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।